हाँ भाई, आवाज चेक करके बताना। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, अपन CUET और RU इंट्रेंस और साथ के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ के इंट्रेंस एग्ज़ाम हैं उनके लिए ये बैच चल रहा है। और ऑलरेडी 2 पेपर स्टार्ट कर चुके हैं, तीसरा पेपर अपन आज ही स्टार्ट करेंगे और उसका नाम है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सब लोगों ने BSc थर्ड ईयर में पढ़ रखा होगा, अभी एग्ज़ाम भी कंप्लीट हो गए हैं तुम लोगों के। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स ने अभी अभी रिसेंटली पढ़ा है और अपन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न होता है एग्ज़ाम का BSc थर्ड ईयर का, उसमें अलग तरीके से पढ़ना पड़ता है, लेकिन इंट्रेंस के लिए हमें स्मार्ट तरीके से इसको पढ़ना पड़ेगा। और जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं इसके अंदर, वो जितने भी यूनिवर्सिटीज़ के इंट्रेंस एग्ज़ाम है उनमें जो भी टॉपिक्स हैं उन सबको कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, या फिर क्या क्या है इसके सिलेबस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके बाद इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर क्रिस्टलोग्राफी है। क्रिस्टलोग्राफी के अंदर कि जो भी सॉलिड है उस सॉलिड का स्ट्रक्चर कैसा है। तुम लोग जानते हो कि जो सॉलिड होता है उसमें एटम्स या मोलिक्यूल्स, इनसे मिलके वो बना हुआ होता है। बेसिक स्ट्रक्चर अगर सॉलिड का देखें तो ये जो एटम्स हैं और मोलिक्यूल्स हैं वो एक पैटर्न में सजे हुए रहते हैं और इनके बीच की सेपरेशन जो होती है, मॉलिक्यूल्स के बीच की सेपरेशंस या एटम्स के बीच की सेपरेशंस होती है, सॉलिड के अंदर वो पीरियोडिक स्ट्रक्चर लिए हुए रहता है। एक एटम यहाँ है तो अगर हम किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एटम्स की पोजीशन देखें तो पहला एटम यहाँ, दूसरा यहाँ, उतनी ही डिस्टेंस है, फिर आगे तीसरा एटम मिलेगा, फिर चौथा मिलेगा। तो एक पीरियोडिक स्ट्रक्चर लिए हुए होता है। अगर ये पीरियोडिक स्ट्रक्चर यहाँ पे जो सॉलिड है, इन सॉलिड के बीच की, दो एटम्स के बीच की जो सेपरेशन होती है वो सेपरेशन 2 से लेके 5 या 7 एंगस्ट्रॉम के बीच की हो सकती है। यानी कि दो एटम्स के इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो होगी, यानी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो होगी, वो 2 एंगस्ट्रॉम से लेके
5 या 7 एंगस्ट्रॉम के बीच में रहती है, तब ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम सॉलिड बोलते हैं। बेसिकली सॉलिड जो मैटर है अपना, वो 3 ब्रॉड पार्ट में उसको हम डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला है सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैसेस। ये तुम लोग जनरल वे में जानते हो। अगर हम आगे इसके आगे और बढ़े तो फोर्थ स्टेट ऑफ द मैटर इज प्लाज्मा। तो वो प्लाज्मा नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करती, वो स्टेट क्रिएट की जाती है। इसके बाद में भी अगर आगे तुम पढ़ते हो तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन, फिफ्थ स्टेट ऑफ द मैटर। तो ये जो स्टेट्स होती है ये नेचुरली अकर नहीं होती, ये किसी खास कंडीशन में क्रिएट होती है। जो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन है वो बहुत ही लो टेम्परेचर क्रिएट करने के बाद ये स्टेट हमें मिलती है। और प्लाज्मा स्टेट है वो बेसिकली आयनाइज्ड गैस को जब आयनाइज करते हैं तब ये स्टेट प्रोड्यूस होती है। तो ये जो स्टेट्स हैं नेचुरली अकरिंग स्टेट हमारे पास है, वो सॉलिड, लिक्विड और गैस है। इनको कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनकी डेफिनेशन हम कैसे दे सकते हैं, इसको कैसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो हमारा पहला पार्ट जो होगा सिलेबस का वो क्रिस्टलोग्राफी है, और इस क्रिस्टलोग्राफी में हम सबसे पहले सॉलिड के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। और दूसरी चीज हम ये भी कह सकते हैं कि टर्मिनोलॉजी, जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स की लैंग्वेज है, उसके बारे में हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो भी सॉलिड की प्रॉपर्टी है उसको हम जब हम डिस्क्राइब करते हैं, प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हैं कि ये प्रॉपर्टी है तो ये किस वजह से है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ वोकेबलरी होनी चाहिए, कुछ टर्मिनोलॉजीज होनी चाहिए, कुछ टर्म्स होनी चाहिए जिसकी टर्म्स में हम बात कर सके। तो जो क्रिस्टलोग्राफी है उसमें इस सॉलिड स्टेट फिजिक्स की टर्मिनोलॉजीज है, या फिर यूं कह सकते हैं कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स को समझने के लिए, सॉलिड के बारे में समझने के लिए जो अल्फाबेट हमें जरूरत पड़ती है उसकी जो स्टडी होगी वो क्रिस्टलोग्राफी में होगी। और इसमें हम बेसिकली जो टर्मिनोलॉजीज होगी उसमें हम यूनिट सेल किसको बोलते हैं, प्रिमिटिव सेल किसको बोलते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसके बाद प्लेन्स क्या होते हैं, मिलर इंडिसेस क्या होती है, ज्योमेट्रिकल स्कैटरल फैक्टर क्या होता है, फिर डिफ्रैक्शन की कंडीशन, रेसिप्रोकल लैटिस स्पेस क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड क्रिस्टलोग्राफी में मेनली हम डिस्कस करेंगे कि सॉलिड के अंदर जो एटम्स हैं वो किस तरीके से सजे हुए रहते हैं, कितने तरीके के कॉन्फ़िगरेशन उनके पास रहते हैं, और वो जो एटम्स हैं वो लगे हुए हैं उनके अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनको हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो डिफाइन करने के लिए हमारे पास लेटिस पैरामीटर्स होंगे, और उन लेटिस पैरामीटर्स की टर्म में हम इस एटम के स्ट्रक्चर या सॉलिड के स्ट्रक्चर को पहचानेंगे। तो वहां से हम यूनिट सेल को डिफाइन करेंगे, प्रिमिटिव सेल को डिफाइन करेंगे, और किसी सॉलिड में जो एटम्स हैं मैंने तुम्हें बताया कि खास स्थितियों पे वो लगे हुए रहते हैं या फिर बहुत ही खास कॉन्फ़िगरेशन उनका होता है। तो उन कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इनको कैसे कैसे नाम दिए हुए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये हमारा पहला पार्ट होगा इस कोर्स का, जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड, मेनली हम ये बात करें कि स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेकंड, फिर इसके बाद में सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज है, अब वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होंगी उनके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने, जैसे सॉलिड, कोई सॉलिड होता है उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, यानी उसमें चुंबकीय गुण होते हैं, मैग्नेट के गुण होते हैं। किसी में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी अच्छी होती है, यानी इलेक्ट्रिक करंट, अगर पोटेंशियल डिफरेंस तो सॉलिड के वायर, सॉलिड का वायर बना दिया जाए और फिर उसके 2 सिरों पे पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया जाए तो वो कंडक्टिंग प्रॉपर्टी शो करता है, उसके अंदर से करंट फ्लो होती है। और कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो सेमीकंडक्टर टाइप के होते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, फिर इसके बाद थर्मल प्रॉपर्टी होती है सॉलिड की, इसके बाद सुपर कंडक्टिविटी, यानी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से नीचे अगर सॉलिड को ले जाएं तो फिर किसी खास टेम्परेचर पे उसकी रजिस्टिविटी एकदम से 0 हो जाती है,
उस स्टेट में मटेरियल सुपर कंडक्टर कहलाता है। तो सुपर कंडक्टिविटी भी इसकी एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी है। और इन प्रॉपर्टीज को समझने के लिए मैंने तुम्हें बताया वोकैबुलरी की या टर्मिनोलॉजीज की जरूरत होती है, और वो टर्मिनोलॉजीज वाला पार्ट हमारे पास क्रिस्टलोग्राफी है। और दूसरा कि इस सॉलिड की प्रॉपर्टीज जो है इनको एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट मॉडल्स की हमें जरूरत पड़ती है कि हम सॉलिड को कैसा माने, किस तरीके का मॉडल हम कंसीडर करें कि ये वाली प्रॉपर्टी इसकी एक्सप्लेन हो जाए। तो इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स हैं, उन मॉडल्स को डिस्कस करेंगे। तो मैं यहां पे लिख देता हूं मॉडल्स। और इस मॉडल्स में टाइट बाइंडिंग अप्रोक्सीमेशन, विग्नर साइड्स अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है, क्रोनिंग पेनी मॉडल है, ब्लॉक थ्योरम है, ब्लॉक का क्या स्टेटमेंट रहा, कैसे सॉलिड की प्रॉपर्टी को समझने के लिए ब्लॉक ने जो इलेक्ट्रॉन्स का वेव फंक्शन है उसकी व्याख्या की कि किस तरीके का वेव फंक्शन सॉलिड के अंदर हो सकता है। वो सारी चीजें डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे और मटेरियल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कुल मिलाकर के दो ही पार्ट हम सॉलिड के लेते हैं, एक तो क्रिस्टलोग्राफी जिसमें हम सॉलिड का इंट्रोडक्शन करेंगे, कैसा है सॉलिड, इसकी टर्मिनोलॉजीज क्या है, यूनिट सेल, प्रिमिटिव सेल, प्लेन्स, रेसिप्रोकल लैटिस स्पेस, इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कशन यहाँ पे होगा। इसके बाद जो इसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर बेसिकली सॉलिड के अंदर में कैसा होता है, उसको डिस्कस करने के लिए डिफरेंट मॉडल्स हम डिस्कस करेंगे। और इस मॉडल्स के आधार पे अलग अलग प्रॉपर्टीज भी हम डिस्कस करेंगे, जिसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी है सॉलिड की, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। और प्रॉपर्टीज में इलास्टिक प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो होती है उनको हम लिख सकते हैं इलास्टिक प्रॉपर्टी। सेकेंडली इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में हम सेमीकंडक्टर फिजिक्स के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, होल इफेक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो वो सारा का सारा इसी के अंदर में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इसके बाद थर्मल प्रॉपर्टी, ठीक है, थर्मल प्रॉपर्टी के बाद में सुपर कंडक्टिविटी, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। तो इन सारी प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे और यही हमारा टारगेट है। तो इस वाले पेपर में हम सॉलिड के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैंने तुम्हें इंट्रोडक्शन में बताया कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम क्रिस्टलोग्राफी, और क्रिस्टलोग्राफी का मतलब अरेंजमेंट कैसा है एटम्स का सॉलिड के अंदर में, किस तरीके से एटम्स सॉलिड के अंदर में सजे हुए हैं, इसको जानना यह कहलाता है क्रिस्टलोग्राफी। और दूसरा कि सॉलिड की जो प्रॉपर्टी है वो किसकी वजह से होती है, जो भी प्रॉपर्टीज किसी मटेरियल में आती है वो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मटेरियल में, उस इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि वो इलेक्ट्रॉन, उस सॉलिड के अंदर में इलेक्ट्रॉन कैसा फील्ड एक्सपीरियंस करता है, कैसा फील्ड फील करता है, उस फीलिंग के आधार पे इलेक्ट्रॉन कैसा महसूस करता है सॉलिड के अंदर में, उसी के आधार पे उसकी प्रॉपर्टी डिसाइड होती है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हो चाहे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो। जैसा कि हम इस कोर्स में आगे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इसके बारे में डिस्कशन हम करते जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा का सारा पार्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं।
और हम अब सॉलिड स्टेट फिजिक्स की डेफिनेशन बिल्कुल अच्छे तरीके से दे सकते हैं कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स की वह ब्रांच है जिसके अंदर में हम स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड को जानना चाहते हैं या जानने की कोशिश करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड जो क्रिस्टलोग्राफी का पार्ट है, यानी एटम्स का अरेंजमेंट कैसा है सॉलिड के अंदर में। और दूसरा पार्ट इसका है कि इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर सॉलिड के अंदर में कैसा है, उसी के आधार पर उसकी प्रॉपर्टीज डिसाइड होगी। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स की डेफिनेशन अब हम लिख सकते हैं और यहां से हम अपना कोर्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग अपन डालेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो यहां से हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली हेडिंग डालेंगे तो लिखें सॉलिड स्टेट फिजिक्स। दूसरी चीज जो एक्सप्लेनेशन अपना होगा वो बाइलिंगुअल होगा, यानी जैसा कि तुम्हें समझ में आता है हिंदी में हम समझाएंगे, लेकिन तुम्हें अब लिखने का काम होगा वो थोड़ा सा इंग्लिश में लिखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि तुम्हारा अल्टीमेट टारगेट एमएससी करने का है और एमएससी फिजिक्स में जो होगी वो इंग्लिश मीडियम से ही होगी। तो समझने की कोशिश करना एंट्रेंस के लिए। और फिर बाद में ऐसा कोई है नहीं कि जिसने हिंदी मीडियम से बीएससी की हुई है वो इंग्लिश मीडियम से नहीं कर सकते, हम सब लोग उसी बैकग्राउंड से आते हैं, तो इसमें कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही तुम अपना पहले सेमेस्टर का पहला एग्ज़ाम दोगे तो तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब आगे का काम तुम आसानी से कर सकते हो। तो यहीं से हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, इंग्लिश में ही लिखने की कोशिश करेंगे, समझने का काम बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम समझाएंगे। ओके, तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स बेसिकली ठोस प्रावस्था भौतिकी, जिसको तुम अपने हिंदी मीडियम में पढ़ते हो, इसका नाम सब्जेक्ट का। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स की डेफिनेशन देने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स की वह ब्रांच होगी जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और साथ में इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर सॉलिड के अंदर में कैसा है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो वह ब्रांच फिजिक्स की कहलाती है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। पहले तो किसके बारे में बात करेंगे, स्ट्रक्चर सॉलिड का कैसा है उसके बारे में हम डील करेंगे। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड एंड क्या, इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर सॉलिड के अंदर में कैसा है उसके बारे में, एंड द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन inside the solid। तो ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स की डेफिनेशन होगी, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड एंड द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द सॉलिड। सॉलिड का स्ट्रक्चर कैसा है और सॉलिड के अंदर में इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर कैसा है। इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर क्या डिसाइड करता है, सॉलिड की प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है। और स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड मींस एटम्स का अरेंजमेंट सॉलिड के अंदर में कैसा है उसके बारे में डिस्कशन हमारा होगा।
तो स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड का मतलब क्या है, इस पार्ट का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इनसाइड द सॉलिड। ये ओके। और बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड कैसी प्रॉपर्टी शो करेगा, वो डिपेंड करेगा उस सॉलिड के अंदर में इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर कैसा है, राइट। तो ये डेफिनेशन तुम लिख लो। इसके बाद हम बात करते हैं सॉलिड की, या फिर मैटर की बात करते हैं। मैटर कितनी स्टेट मैटर की होती है, ओके। रुचिका क्या बोल रही हो, ऑल टॉपिक्स यही है सर, मतलब यही टॉपिक्स करने हैं, यही है पूरी सॉलिड स्टेट फिजिक्स में। और उसको मोस्टली अपन 10 से 12 दिन में कवर करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट जो है वो 25 जुलाई तक इस कोर्स को फिनिश करना है। इसलिए हम जल्दी से जल्दी इसको फिनिश करने की कोशिश करेंगे, राइट। चलो, तो लिखो इसके अंदर सबसे पहले मैटर। मैटर ब्रॉडली, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, 3 कैटेगरी में हम इसको डिवाइड करते हैं। और 3 कैटेगरी हमारे पास कौन कौन सी है वो तुम लोग जानते हो। पहली कैटेगरी है सॉलिड, दूसरी है लिक्विड, और तीसरी है गैस। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 स्टेट है मैटर की। और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, 4th स्टेट प्लाज्मा, 5th स्टेट बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन, ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में हम जैसे ही बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स डिस्कस करेंगे, तब थोड़ा सा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन के बारे में भी हम बातचीत करेंगे। बट स्टिल हमारे जो नेचुरली अकरिंग स्टेट्स हैं वो 3 स्टेट होंगी, और स्पेसिफिक कंडीशन में ये 4थी स्टेट और 5वीं स्टेट क्रिएट की जा सकती है, नेचुरली अकर नहीं होती। एनीवे, तो स्पेसिफिक कंडीशन में ये स्टेट अकर होती है, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन, राइट। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनको हम डिस्टिंग्विश किस बेसिस पे करते हैं। तो सबसे पहला तरीका तो है कि इन सॉलिड्स के अंदर में जो इस मैटर के अंदर में जो एटम्स की बीच की स्पेसिंग है, उनके आधार पे हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है सॉलिड के अंदर में इंटर एटॉमिक सेपरेशन जो होगी, तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, 2 से लेके 5 एंगस्ट्रॉम के बीच में होगी जनरली, ठीक है। इंटर एटॉमिक सेपरेशन दो एंगस्ट्रॉम से 5 एंगस्ट्रॉम के बीच में। ओके, लिक्विड में 5 एंगस्ट्रॉम से 8 एंगस्ट्रॉम के बीच में हो सकती है। और गैस में जो इंटर एटॉमिक सेपरेशन होगी
इसको 8 से 10 भी कर सकते हो तुम लोग, ब्रॉड वे में अगर लिखें तो ये 5 से 10 एंगस्ट्रॉम के बीच में हो सकती है। और ये ग्रेटर देन 10 एंगस्ट्रॉम हो। तो गैस के पार्टिकल्स तुम्हें पता है दूर दूर होते हैं, काफी दूर होते हैं, इनके बीच में इंटरेक्शन नेग्लिजिबल होता है, तो इसलिए ये जो सेपरेशन होगी एटम्स के बीच की वो बहुत कम होगी, ग्रेटर देन 10 एंगस्ट्रॉम। दूसरा, इनको डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी बेसिकली पदार्थ के बहने के गुण को बोलते हैं। ठीक है, अब तुम्हें पता है गैस की विस्कोसिटी सबसे ज्यादा होती है क्योंकि वो बहुत आसानी से फ्लो हो सकती है। लिक्विड की उससे कम होती है और सॉलिड की सबसे कम विस्कोसिटी होती है। ठीक है, गैस की विस्कोसिटी सबसे ज्यादा। और इन बिटवीन यहाँ पे जो लिक्विड होगा उसकी विस्कोसिटी इन बिटवीन सॉलिड एंड गैस। यानी सॉलिड से विस्कोसिटी ज्यादा होगी और गैस से विस्कोसिटी कम होगी, तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहेंगे? लिक्विड कहेंगे। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस को पहचानने के दो तरीके हैं। एक तो इंटर एटॉमिक सेपरेशन उनके बीच ही चेक करो, या फिर विस्कोसिटी देखने से हम बता सकते हैं कि कौन सा मटेरियल लिक्विड होगा, कौन सा सॉलिड होगा और कौन सा गैस होगा। राइट, तो ये हमारे पास मैटर के बारे में डिस्कशन है। अब हम बात करते हैं सॉलिड की। एक बार नोट कर लीजिए इनको। ठीक है, चलो अभी अपन डिस्कस करते हैं सॉलिड के बारे में। सॉलिड क्या है? सॉलिड है, इसके बारे में डिस्कशन तो हमने कर ही लिया कि एटम्स के बीच की सेपरेशन 2 से 5 एंगस्ट्रॉम के बीच में हो तो वो मटेरियल कैसा होगा? सॉलिड। अब सॉलिड कितने टाइप का हो सकता है इसको हम डिस्कस करते हैं। तो दो टाइप का सॉलिड है। पहला टाइप इसका है क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन सॉलिड। और दूसरा इसके अंदर में है एमोर्फस। और ए क्रिस्टलाइन। ठीक है, एमोर्फस और ए क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। उससे पहले ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसको फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, और वो कैटेगरी क्या है? वो है क्रिस्टलाइन, सिंगल क्रिस्टलाइन और दूसरा पॉलीक्रिस्टलाइन। सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड और पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। अब हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की।
और क्रिस्टलाइन सॉलिड में भी सिंगल क्रिस्टलाइन और पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है? ऐसा मटेरियल, ऐसा सॉलिड जिसमें एटम्स का अरेंजमेंट कैसा हो, पीरियोडिक। ठीक है, एटम्स का अरेंजमेंट कैसा हो, पीरियोडिक अरेंजमेंट सॉलिड के अंदर में एटम्स का हो और मॉलिक्यूल्स का हो, तो ऐसे सॉलिड को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे। और अगर एटम्स का अरेंजमेंट पीरियोडिक नहीं है, रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, तो ऐसे मटेरियल को क्या कहेंगे, एमोर्फस सॉलिड कहेंगे। तो सिंपल सी डेफिनेशन क्रिस्टलाइन सॉलिड की हम देंगे कि इफ द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इनसाइड द सॉलिड इज रेगुलर एंड पीरियोडिक, arrangement of atoms रेगुलर अरेंजमेंट होना चाहिए और पीरियोडिक अरेंजमेंट होना चाहिए, तो ऐसे सॉलिड को हम क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड। देन द सॉलिड is known as crystalline solid। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेफिनेशन। किसे क्रिस्टलाइन सॉलिड हम कहेंगे कि अगर एटम्स का अरेंजमेंट पीरियोडिक है और रेगुलर है, तो ऐसे सॉलिड को क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे। अब इस क्रिस्टलाइन सॉलिड का पहला पार्ट है सिंगल क्रिस्टलाइन। सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होंगे, ऐसे सॉलिड जिसमें एटम्स का अरेंजमेंट रेगुलर तो होना ही चाहिए, पीरियोडिक होना चाहिए, और ये जो पीरियोडिसिटी है वो थ्रू आउट द क्रिस्टल मेंटेन रहना चाहिए। पूरे क्रिस्टल में एक जैसी ही पीरियोडिसिटी रहनी चाहिए, तो ऐसे सॉलिड को क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे। अभी मैं बना के बताता हूं स्ट्रक्चर, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसके अंदर होगा अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इज रेगुलर एंड पीरियोडिक। एटम्स और मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट सॉलिड के अंदर में कैसा होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए और पीरियोडिक होनी चाहिए। दूसरा, पीरियोडिसिटी रिमेन्स मेंटेन थ्रू आउट द क्रिस्टल। पूरे के पूरे क्रिस्टल में ये पीरियोडिसिटी मेंटेन रहनी चाहिए। थ्रू आउट द क्रिस्टल पीरियोडिसिटी रिमेन्स मेंटेन। ऐसे क्रिस्टल को क्या कहेंगे, सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड। और सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड अगर तुम्हें बनाना है, स्ट्रक्चर देखना है, तो कैसा होगा, यहां पे अगर मान लो कोई एक एटम है, ठीक है, और यहां से कुछ डिस्टेंस, ए डिस्टेंस के बाद इधर मान लो ये जो एटम है वो ये है, दूसरा एटम रखा हुआ है, सिमिलर एटम,
और इसके बाद उतनी ही डिस्टेंस पे इस डायरेक्शन में एक और एटम है, उतनी ही डिस्टेंस पे एक और है, और ये थ्रू आउट द क्रिस्टल ऐसे ही चलता जाता है। तो ये एक्स डायरेक्शन है या फिर ए डायरेक्शन है, और यहाँ पे जो एटम्स के बीच की जो सेपरेशन है उसको हम कह देते हैं ए। तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, ए ही होगी, ये भी ए ही होगी, ये भी ए ही होगी। सिमिलरली इस डायरेक्शन में अगर इतनी डिस्टेंस के बाद में एटम है तो उतनी ही डिस्टेंस के बाद एक और होगा, उतनी ही डिस्टेंस के बाद एक और होगा, इधर भी इसके नीचे इतनी ही डिस्टेंस के बाद एटम होगा। इस तरीके से एटम्स का अरेंजमेंट होगा, रेगुलर और पीरियोडिक। तो ऐसे सॉलिड को क्या कहेंगे, सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे। तो इस डायरेक्शन में एटम्स के बीच की डिस्टेंस बी, और ये ए बी के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो ए और बी, ये 2 डायमेंशनल सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात मैं कर रहा हूं। अगर मान लो इधर सी डायरेक्शन में एक एटम यहां लगा हुआ है सी डिस्टेंस के बाद, तो रेगुलर सी डिस्टेंस के बाद दूसरा एटम यहां होगा, फिर यहां होगा, फिर यहां होगा। ऐसे ही इससे भी सी डिस्टेंस के बाद एटम होगा, इससे भी सी डिस्टेंस के बाद एटम होगा। और तुम इमेजिन कर सकते हो एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जिसमें पीरियोडिसिटी ए डायरेक्शन में, बी डायरेक्शन में और सी डायरेक्शन में मेंटेन रहती है। ऐसे क्रिस्टल को हम कहेंगे सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक 2 डायमेंशनल एग्जाम्पल मैंने तुम्हें दिया है। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पार्ट जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का है, वो है पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका बी पार्ट, पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होगा, अब चूंकि ये पार्ट किसका है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड तुम्हें पता ही है एटम्स का अरेंजमेंट रेगुलर और पीरियोडिक होगा। तो यहाँ पे पहली लाइन तो वैसी की वैसी ही आ जाएगी, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल आर पीरियोडिक, रेगुलर एंड पीरियोडिक। लेकिन जो पीरियोडिसिटी होगी वो पूरे क्रिस्टल में मेंटेन नहीं रहेगी। वो पीरियोडिसिटी कुछ रीजन के अंदर में मेंटेन रहेगी, फिर पीरियोडिसिटी जो होगी ओरिएंटेशन क्रिस्टल का चेंज हो जाएगा, दूसरे रीजन में पीरियोडिसिटी मेंटेन रहेगी लेकिन क्रिस्टल का ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं द पीरियोडिसिटी is different in different zones। यहाँ पे बस केवल ये वाला पार्ट चेंज हो जाएगा। अगर ये पीरियोडिसिटी थ्रू आउट द क्रिस्टल मेंटेन रहती है तो ऐसे क्रिस्टल को तो हम सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड कह देते हैं। लेकिन अगर पीरियोडिसिटी डिफरेंट जोन्स में डिफरेंट होती है तो ऐसे क्रिस्टल को हम कहेंगे पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड। यहाँ पे तुम्हारे पास जो सॉलिड होगा वो कैसा होगा, पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। और पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए अगर तुम इसको दिखाना चाहो पिक्टोरियली, तो अगर मान लो तुम्हारे पास ये रीजन है और इस रीजन में एटम्स का अरेंजमेंट हम देखें तो ये वाला एक जोन बना दिया मैंने ऐसे। तो यहाँ पे एक एटम है, इस डायरेक्शन में इतनी डिस्टेंस के बाद दूसरा एटम है, इतनी डिस्टेंस के बाद ही तीसरा एटम है, फिर इस डायरेक्शन में इतनी डिस्टेंस के बाद एटम है, फिर इस डायरेक्शन में चलेंगे तो जितनी डिस्टेंस के बाद इधर एटम है उतनी ही डिस्टेंस के बाद ये एटम्स ऐसे लगे हुए होंगे।
तो जितनी डिस्टेंस के बाद ये एटम है उतनी ही डिस्टेंस के बाद उसी डायरेक्शन में हम आगे बढ़ेंगे, ये एटम, फिर उतनी ही डिस्टेंस के बाद यहाँ पे एक एटम होगा, फिर इतनी ही डिस्टेंस के बाद यहाँ होगा, फिर इतनी ही डिस्टेंस पे यहाँ होगा। तो इस डायरेक्शन में एटम्स का जो सेपरेशन है वो तुम देख रहे हो सेम रहेगा, रेगुलर ऐसे। तो इस तरीके का, लेकिन ये पीरियोडिसिटी थ्रू आउट द क्रिस्टल मेंटेन नहीं रह रही है, समझ आ रही बात? ये पीरियोडिसिटी थ्रू आउट द क्रिस्टल मेंटेन नहीं है, तुम देख रहे हो। इस तरीके से, तो इस डायरेक्शन में पीरियोडिसिटी मेंटेन है, इस डायरेक्शन में पीरियोडिसिटी मेंटेन है, ये एक जोन की बात हुई। लेकिन इस दूसरे जोन में अगर हम बात करें, इस वाले में, तो पीरियोडिसिटी तो मेंटेन रहेगी लेकिन इस सिस्टम का ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। और ओरिएंटेशन चेंज होने का मतलब क्या है, यहाँ पे तुम्हारे पास ये वाली अगर एक एक्सिस है, एक एक्सिस ये वाली है, दूसरी एक्सिस ये वाली, इसको अगर हम ए एक्सिस कह दें और इसको बी एक्सिस कह दें, तो इधर भी एक्सिस तो ए और बी होगी, लेकिन उसका ए एक्सिस का ओरिएंटेशन इधर है, तो यहाँ पे ए एक्सिस का ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा, बस इतना ही चेंज आएगा। लेकिन ए डायरेक्शन में जो एटम्स के बीच की सेपरेशन जितनी यहाँ पे है उतनी ही इस जोन में भी होगी, सेपरेशन एटम्स के बीच की चेंज नहीं होगी। तो इसको मैं कैसे बना सकता हूँ, ये ए जो डायरेक्शन थी, यहाँ पे एक एटम था, उससे इतनी डिस्टेंस के बाद दूसरा एटम, यहाँ पे ए डायरेक्शन ऐसे थी, अब इधर ए डायरेक्शन को मैं ऐसे बना रहा हूँ, तो ये ए डायरेक्शन अपने पास है। ऐसे ही बी डायरेक्शन इससे जस्ट इस तरीके से है, तो बी डायरेक्शन में दोबारा से बनाता हूँ ऐसे, ये बी डायरेक्शन में एटम्स का अरेंजमेंट है, राइट। तो इस तरीके से हम एटम्स का अरेंजमेंट बना सकते हैं। और ये जो सॉलिड होगा ये सॉलिड पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, इसलिए इस तीसरे जोन में भी एटम्स का अरेंजमेंट, ये ए डायरेक्शन को अगर मैं इधर ले लूं, ओरिएंटेशन चेंज कर दिया फिर से, ठीक है, ये बी डायरेक्शन है, बी डायरेक्शन में एटम्स का अरेंजमेंट ऐसे, तो इस टाइप का ये तुम्हारे पास ए डायरेक्शन ऐसे बन जाएगी और ये बी डायरेक्शन बन जाएगी, इधर ए डायरेक्शन ये बनेगी और बी डायरेक्शन ये बनेगी। तो ओरिएंटेशन ए और बी का चेंज होगा लेकिन एटम्स के बीच की सेपरेशन सेम रहेगी, ए डायरेक्शन में और बी डायरेक्शन में, अलग अलग जोन्स में, ठीक है। हाँ भाई, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये जो बाउंड्री होगी डिफरेंट डिफरेंट जोन्स की, इसको बोलते हैं जोन बाउंड्री, ठीक है। ये वाली बाउंड्री, ये वाली बाउंड्री, ये वाली बाउंड्री, इन सबको क्या बोलेंगे, जोन बाउंड्री बोलेंगे।
डिफरेंट डिफरेंट जोन्स इसके अंदर होंगे। तो इस टाइप के मटेरियल को पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड बोलेंगे। और जो पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड है नेचर में, ज़्यादातर सॉलिड जो अवेलेबल है, नेचुरली अवेलेबल सॉलिड, उसका नेचर पॉलीक्रिस्टलाइन ही होता है। तो मोस्ट ऑफ द सॉलिड इन नेचर, मोस्ट ऑफ द सॉलिड पॉलीक्रिस्टलाइन इन नेचर, ज़्यादातर जो सॉलिड है नेचर में अवेलेबल वो पॉलीक्रिस्टलाइन टाइप के ही होते हैं। और सिंगल क्रिस्टल सॉलिड भी होते हैं, एमोर्फस भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो अवेलेबल है वो कैसे हैं, पॉलीक्रिस्टलाइन टाइप के मटेरियल। तो ये तुम्हारे पास हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में डिस्कशन किया। यहाँ पे और इसको हम नाम दे देते हैं नंबर 1। अब नंबर 2 तुम्हारे पास क्या है, एमोर्फस सॉलिड या क्रिस्टलाइन सॉलिड भी उसको बोलते हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नंबर 2 पे हाँ भाई, तो एमोर्फस सॉलिड या क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है। तो यहाँ पे जो एटम्स हैं उनका अरेंजमेंट रेंडम होता है, ऐसे सॉलिड को हम क्या कहेंगे, एमोर्फस सॉलिड कहेंगे। एटम्स का अरेंजमेंट पीरियोडिक नहीं होता, और अगर पीरियोडिक होता भी है तो पीरियोडिसिटी बहुत कम रीजन तक मेंटेन रहती है। तो हम ये कहते हैं रेंडम अरेंजमेंट सॉलिड का है, एटम्स का है किसी सॉलिड में, तो ऐसे सॉलिड को क्या कहेंगे, एमोर्फस सॉलिड कहेंगे। इफ द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स तो ऐसा सॉलिड जिसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट पीरियोडिक हो वो तो क्रिस्टलाइन कहलाते हैं, और जिसमें एटम्स और मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट रैंडम अरेंजमेंट है, ऐसे सॉलिड को क्या कहेंगे, एमोर्फस सॉलिड कहेंगे। तो ये तुम्हारे पास सॉलिड के बारे में जानकारी थी। क्रिस्टलाइन और एमोर्फस दो तरीके के सॉलिड होते हैं, और क्रिस्टलाइन सॉलिड फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, जिनको हम सिंगल क्रिस्टलाइन और
पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। तो यहाँ पे एटम्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का होगा। 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट हम देखें तो इरेगुलर अरेंजमेंट रहेगा एटम्स का। इस तरीके के सॉलिड को क्या कहेंगे? एमोर्फस सॉलिड हम कहेंगे। और एमोर्फस सॉलिड बेसिकली कैसे बनाया जा सकता है, जैसे एग्जांपल इसका हम देखें तो ग्लास। ग्लास एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल अगर देखना चाहें तो आयरन एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड का। और पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड के तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैंने तुम्हें बताया थे। मोस्ट ऑफ द सॉलिड इन नेचर आर पॉलीक्रिस्टलाइन टाइप। और एग्जांपल जिंक ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जिंक सल्फाइड है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो पॉलीक्रिस्टलाइन टाइप के होते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास सॉलिड के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमने ली। और इसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। पहले इसको नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। यहाँ से हम लिख सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, सिंगल क्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन क्या है, और एमोर्फस क्या है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर अपनी कॉपी में इसको लिख लेना। इसके बाद ये डायग्राम बना लो। डायग्राम तुम्हें समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम लोग। इनको हम बोलेंगे डिफरेंट डिफरेंट जोन्स, और 2 जोन्स को सेपरेट करने वाली बाउंड्री उसको हम बोलेंगे जोन बाउंड्री। ठीक है, ये जो पार्ट है ये जोन है या रीजन, और 2 रीजन को सेपरेट करने की जो बाउंड्री है उसको क्या कहेंगे? जोन बाउंड्री। ओके, इसके बाद ये एमोर्फस सॉलिड, इसकी जानकारी हमने यहाँ पे ली। नोट करें इसको। हो गया। चलो भाई, इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अपन लेटिस पैरामीटर्स। अब हम टर्मिनोलॉजीज पे आते हैं। एटम्स तुम्हें समझ में आता है, मॉलिक्यूल्स तुम्हें समझ में आता है, कैसे अरेंजमेंट अगर एटम्स और मॉलिक्यूल का हो तो सॉलिड किस टाइप का होगा, क्रिस्टलाइन होगा या पॉलीक्रिस्टलाइन होगा या सिंगल क्रिस्टलाइन होगा या फिर एमोर्फस होगा। इसके बाद हम बात करते हैं आगे लेटिस पैरामीटर्स। तो लेटिस पैरामीटर्स बेसिकली 6 होते हैं किसी भी सॉलिड में, 3 डायमेंशनल सॉलिड में। और जैसे ही सॉलिड की डायमेंशन कम होती जाती है लेटिस पैरामीटर डिक्रीज होते जाते हैं।
तो यहाँ पे अगर हम 3 डायमेंशनल सॉलिड की बात करें तो 3 डायमेंशनल सॉलिड में 3 एक्सिस होगी। थ्री डायमेंशनल सॉलिड में हमें 6 लेटिस पैरामीटर्स होंगे। और वो क्या क्या होंगे? 3 एक्सिस और 3 ही एंगल। अब मैं कैसे डिफाइन करता हूं, देखो 3 एक्सिस होगी, एक डायरेक्शन होगी ए डायरेक्शन, एक डायरेक्शन होगी बी, और एक सी। वो ऐसे भी हो सकती है, वो इन दोनों के परपेंडिकुलर भी हो सकती है, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में वो हो सकती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये सी डायरेक्शन, ठीक है। तो 3 तो तुम्हारे पास एक्सिस हो गई, ए बी और सी। और 3 एक्सिस होने के बाद तीन ही तुम्हारे पास एंगल होंगे, अल्फा बीटा और गामा। यहाँ पे मैं लिख देता हूं 3 एक्सिस एंड 3 एंगल। एक्सिस क्या होंगी? ए बी सी, और एंगल्स होंगे अल्फा बीटा एंड गामा। तो यहाँ पे ए के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जो एंगल होगा उसको हम कहेंगे अल्फा, यानी बी और सी के बीच में बनने वाला एंगल वो होगा अल्फा, और बी के जस्ट अपोजिट वो एंगल होगा बीटा जो ए और सी के बीच में बनता है, और ए और बी के बीच में जो एंगल बनेगा वो सी के अपोजिट होगा, उसको हम कहेंगे गामा। तो 3 तो एक्सिस होंगी ए बी और सी, और 3 ही एंगल होंगे अल्फा बीटा और गामा। इसके बेसिस पे हम बताएंगे कि ए डायरेक्शन में एटम्स कितनी डिस्टेंस पे लगे हुए हैं, बी डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस पे लगे हुए हैं, और सी डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस पे लगे हुए हैं। ऐसे ही हम बताएंगे कि 2 डायमेंशनल सिस्टम में 2 डायमेंशनल सॉलिड अगर है, इसका एग्जांपल भी मैं तुम्हें बताऊंगा। ग्रेफीन शीट होती है, उसको 2 डायमेंशनल सॉलिड कहते हैं। और 2 डायमेंशनल सिस्टम में जो लेटिस पैरामीटर्स होते हैं वो कितने होंगे? तो वो रिड्यूस हो जाएंगे, और 3 लेटिस पैरामीटर की जरूरत पड़ती है 2 डायमेंशनल सिस्टम में। 1 डायमेंशनल सिस्टम में किसी लेटिस पैरामीटर की जरूरत नहीं पड़ती, और 2D। टू डायमेंशनल सिस्टम में 2 ही एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, ए और बी, और ए और बीच का एंगल क्या होता है? गामा। एक एंगल की जरूरत पड़ेगी। 2 एक्सिस एंड 1 एंगल, गामा। 2 एक्सिस कौन कौन सी? ए और बी, ठीक है। 3 लेटिस पैरामीटर्स इसमें रिक्वायर्ड होंगे। और हम यहां पे बना सकते हैं, ये अपनी ए एक्सिस है और ये बी एक्सिस है, इन दोनों के बीच का एंगल होगा गामा। तो ये 2 डायमेंशनल सॉलिड को समझने के लिए और 3 डायमेंशनल सॉलिड को समझने के लिए नंबर ऑफ लेटिस पैरामीटर्स तुम्हें पता होने चाहिए कौन कौन से होंगे, तो वो मैंने यहाँ पे तुम्हें बता दिए हैं। इस कंसेप्ट को हम यूज करेंगे आगे आने वाले टॉपिक्स में। चलो भाई, इसके बाद हम बात करते हैं बिल्कुल बेसिक टर्मिनोलॉजीज पे हम आते हैं। अब सॉलिड हमें समझ में आ गया क्या होता है, उसके अंदर एटम्स का अरेंजमेंट होता है, और वो अरेंजमेंट पीरियोडिक होता है और रेगुलर होता है। अब डिपेंड करेगा सिंगल क्रिस्टलाइन है या पॉली क्रिस्टलाइन है, वो अलग अलग जोन्स पे, कि अलग अलग जोन्स में पीरियोडिसिटी कैसी है, उसी पे डिपेंड करेगा कि अरेंजमेंट के आधार पे हम सॉलिड को बताएंगे कि ये एमोर्फस है या फिर क्रिस्टलाइन है,
और क्रिस्टलाइन है तो सिंगल क्रिस्टलाइन है या पॉलीक्रिस्टलाइन, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अब टर्मिनोलॉजीज की, और टर्मिनोलॉजीज में तुम्हारे पास आता है यूनिट सेल एंड प्रिमिटिव सेल। तो बहुत ही ध्यान से इनको समझना है। यूनिट सेल एंड, सबसे पहले यूनिट सेल के बारे में ही डिस्कस करते हैं। यूनिट सेल क्या होती है? तो अगर थ्री डायमेंशनल सॉलिड की बात करें तो थ्री डायमेंशनल सॉलिड में एक मिनिमम वॉल्यूम होगा। उस वॉल्यूम के रिपीटेशन से अगर पूरा का पूरा क्रिस्टल बन जाए तो उसको हम कहेंगे यूनिट सेल, ठीक है। और ये यूनिट सेल और प्रिमिटिव सेल समझने से पहले हम एक और टॉपिक पढ़ते हैं, उसको पहले डिस्कस करेंगे, और वो है लेटिस पॉइंट। स्पेस लेटिस लेटिस पॉइंट ओके, बेसिस एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, इन चीजों को समझते हैं, इन टर्मिनोलॉजीज को समझते हैं, ये क्या होती है। तो अब हम एक कल्पना करते हैं कि हमारे पास कोई एक सॉलिड है, उस सॉलिड में सेम टाइप के एटम्स का रिपीटेशन है, रेगुलर अरेंजमेंट है और पीरियोडिक अरेंजमेंट है। अब वो एटम्स भी हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स का सेम ओरिएंटेशन में पीरियोडिक अरेंजमेंट अगर किसी सॉलिड में है तो उस सॉलिड की हम कल्पना करते हैं, और उस सॉलिड में से जहां जहां पे सेम टाइप के एटम्स या मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं उन मॉलिक्यूल्स को हम हटा लेते हैं और उनकी जगह पे एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। तो मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल को हटा लिया, यहाँ पे मॉलिक्यूल है उतनी ए डिस्टेंस के बाद यहाँ पे मॉलिक्यूल है, फिर सेम टाइप का मॉलिक्यूल यहाँ पे है, सेम टाइप का मॉलिक्यूल यहाँ पे। इन मॉलिक्यूल्स को हटा के यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बना दिया, यहाँ पॉइंट बना दिया, यहाँ पॉइंट बना दिया, यहाँ पॉइंट बना दिया। ऐसे ही बी डायरेक्शन में भी मॉलिक्यूल्स है, उनको हटा के उसकी जगह पॉइंट से रिप्लेस कर देते हैं, और सी डायरेक्शन में भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स को हटा के उनकी जगह पॉइंट से रिप्लेस कर देते हैं। तो हमारे पास एक थ्री डायमेंशनल इमेजिनरी पॉइंट्स का कलेक्शन होगा जिसको हम कहेंगे स्पेस लेटिस। और जो हमने हटाया है, जिसकी जगह पॉइंट रखा है, तो या तो वो एक एटम होगा या फिर एक मॉलिक्यूल होगा। उस एटम या मॉलिक्यूल जिसको हमने यहां से हटाया है उसको हम कहेंगे बेसिस। और जो स्पेस लेटिस और बेसिस को अगर हम कनेक्ट कर दें तो हमारे पास बनेगा क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो इसको ध्यान से समझते हुए लिखना है, स्पेस लेटिस क्या होगा? इफ, सबसे पहले स्पेस लेटिस की बात करते हैं। तो स्पेस लेटिस क्या होगा? अगर किसी सॉलिड में एटम या मॉलिक्यूल्स को किसी पॉइंट से रिप्लेस कर दे तो थ्री डायमेंशनल इमेजिनरी पॉइंट्स का जो कलेक्शन होगा उसको हम कहेंगे स्पेस लेटिस। इफ द molecule or atoms are
replaced by a point in the solid when the collection of points in 3 dimension imaginary points are known as space lattice. ठीक है, और इस स्पेस लेटिस में एक जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को बोलेंगे लेटिस पॉइंट। तो दूसरा तुम्हारे पास लेटिस पॉइंट। द पॉइंट imaginary point in the space lattice is known as lattice point। जो इमेजिनरी पॉइंट्स होंगे उसको हम क्या कहेंगे, लेटिस पॉइंट कहेंगे। और इन लेटिस पॉइंट का कलेक्शन होगा, वो होगा स्पेस लेटिस। और इसके बाद हम बात करते हैं बेसिस, और बेसिस का दूसरा नाम मोटिव भी है। तो बेसिस या मोटिव किसको कहेंगे, जो एटम या मॉलिक्यूल जिसको पॉइंट से रिप्लेस किया गया था। ठीक है, किसी सॉलिड में या तो सॉलिड मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है या किसी स्पेसिफिक एटम से मिलके बने हुए हैं, सेम टाइप के एटम्स से। उस एटम्स की जगह अगर हमने पॉइंट से रिप्लेस किया है तो वो एटम क्या कहलाएगा, बेसिस कहलाएगा। अगर मॉलिक्यूल को पॉइंट से रिप्लेस किया है तो वो मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, बेसिस कहलाएगा। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, द मॉलिक्यूल और एटम which is replaced by point is known as basis और मोटिव। तो फाइनली हमारे पास जो इसको पिक्चराइज करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो हमारे पास एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, एक सॉलिड है। उस सॉलिड या तो एटम्स से मिलके बना हुआ है या मॉलिक्यूल्स से मिलके बना हुआ है। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल था, उस मॉलिक्यूल को हटा के मैंने एक पॉइंट से रिप्लेस कर दिया। ए डायरेक्शन में कुछ ए डिस्टेंस के बाद एक और मॉलिक्यूल था सेम टाइप का, उसको हटा के पॉइंट लगा दिया। ये सिमिलरली यहाँ वाले मॉलिक्यूल की जगह पॉइंट लगा दिया, यहाँ वाले मॉलिक्यूल की जगह पॉइंट लगा दिया। इसी तरीके से इस डायरेक्शन में, बी डायरेक्शन में, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स लगे हुए थे उनकी जगह क्या लगा दिया, एक पॉइंट लगा दिया। तो ये पॉइंट का कलेक्शन हमारे पास हो जाएगा, इसको हम कहेंगे स्पेस लेटिस। इसको क्या कहेंगे, स्पेस लेटिस। और स्पेस लेटिस में ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को क्या कहेंगे, लेटिस पॉइंट्स। ये लेटिस पॉइंट है, सारे के सारे पॉइंट क्या है, लेटिस पॉइंट है। और
यहाँ पे जो हमने मॉलिक्यूल लिया था वो मॉलिक्यूल कैसा था, मान लो यहाँ पे एक एटम है और इस एटम के इस ओरिएंटेशन पे एक और छोटा एटम है, ऐसा। तो एक बड़ा एटम और एक छोटा एटम, और उसका ओरिएंटेशन ऐसा था। ये एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल यहाँ पे था, यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था। इन सबको, इन मॉलिक्यूल्स को हटा के उनकी जगह पॉइंट लगा दिया। तो ये तो मेरे पास इमेजिनरी स्पेस होगा, इसको हम स्पेस लैटिस कहेंगे। और जो एटम या मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल जो हमने यहाँ से हटाया था, इसको हम कहेंगे बेसिस। ये क्या है, बेसिस। और इसको मोटिफ भी कह सकते हैं। और अगर हर एक लैटिस पॉइंट पे ये बेसिस में लगा दूं तो वो मेरे पास क्या था, सॉलिड था, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो यहां से इन दोनों का बराबर कर दूं, हर लैटिस पॉइंट पे इसी ओरिएंटेशन में ये बेसिस रखता जाऊं, तो मेरे पास क्या बनेगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगा। तो मैं कैसे बना सकता हूं, देखो ध्यान से। यहाँ पे मेरे पास ये पहला लैटिस पॉइंट है, यहाँ वाला, और इसकी जगह इसको उठा के रख दो, और ये वाला सेंटर है वो इस सेंटर पे लगा दो। तो कैसे लगाएंगे, यहाँ पे ये बड़ा एटम और ये बड़े एटम के बाद इस ओरिएंटेशन में यहाँ पे अपने पास एक छोटा एटम हो। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे नहीं लगा के ऐसे लगाता हूँ, देखो ध्यान से। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ये पहला एटम यहाँ पे लिख दिया, लगा दिया यहाँ पे। और यहाँ पे नहीं लगा के पहला काम मैं ये करता हूँ, पहले इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। देखो कैसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। ओके, तो ये तो तुम्हारे पास ये लेटिस है। और उसके बाद यहाँ पे ये बेसिस रख दी एक, दूसरी बेसिस फिर से रखता हूँ, एक यहाँ पे रख दी, ओरिएंटेशन सेम रखते हुए। फिर एक यहाँ पे रख दी, सेम ओरिएंटेशन पे। फिर एक यहाँ पे रखी, सेम ओरिएंटेशन पे। फिर सेम ओरिएंटेशन पे एक यहाँ पे बेसिस रखी। तो ये अपने पास क्या बनेगा, इसको हम कहेंगे लेटिस और बेसिस का जो कॉम्बिनेशन होता है वो मिलके हमें देता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से ये मेरे पास बन जाएगा यहाँ पे क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इसको लेटिस प्लस मोटिव और लेटिस प्लस बेसिस ये कंबाइन होकर तुम्हें क्या देगा, दिस इज और क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो ये अपने पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास आई। और एक
यहाँ पे मैंने तुम्हें जो बताया है बेसिक्स, ये बेसिकली सॉलिड की टर्मिनोलॉजी है, इसको नोट कर लो। यहाँ से इसको नोट कर ले। नोट करो जल्दी। इसके बाद कल से अपनी क्लास का टाइमिंग रहेगा वो यही रहेगा, लेकिन जो टाइम रहेगा वो थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा, 2 घंटे की एटलीस्ट अपनी क्लास होगी। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और यहाँ तक इसको नोट कर लेना, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे आगे का पार्ट। और इसमें अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।